बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने अपना एक टॉपिक ख़त्म किया था, तो आज हमने जो दूसरा है बीमारी की बेहतर रोकथाम, ये वाला कल टॉपिक पढ़ा था ना हमने। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है बेटर सैनिटरी कंडीशंस। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं, कल शहर बच्ची मुझसे पूछ रही थी, मैम वुड हैव का इकट्ठे यूज़ कहाँ पे होता है। बच्चे, वुड हैव का इकट्ठे यूज़ इम्पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है। पास्ट में कोई ऐसा एक्शन जो होना हो लेकिन ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम कॉज वो हुआ ना हो, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इकट्ठा यूज करते हैं वुड हैव को। जैसे यू वुड हैव हेल्प्ड मी, तुम मेरी मदद कर देते, मतलब मदद कर देते, की नहीं, मदद चाहिए थी लेकिन ड्यू टू सम रीजन सब्जेक्ट मदद ले नहीं पाया, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वुड हैव इकट्ठे यूज करते हैं जहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी को शो करना हो। तो अपनी बुक्स की तरफ आए, पहले थोड़ी सी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर साथ साथ हम ग्रामर को अटेम्प्ट करते हैं। बेटर सैनिटरी कंडीशंस, बेहतर सफाई सुथराई के हालात। सैनिटरी बोलते हैं हाइजीनिक ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब सफाई को। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, तसव्वुर करना मुश्किल था। व्हाट सैनिटरी कंडीशंस, सफाई सुथराई की क्या हालत थी, क्या हालात थे। इन सम ऑफ आर लार्जर सिटीज, हमारे बहुत बड़े शहरों में। वर लाइक ओनली 100 years ago, तकरीबन आज से सिर्फ 100 साल पहले। तो ये ख्याल करना मुश्किल है कि सिर्फ 100 साल पहले हमारे कुछ बड़े बड़े शहरों की सफाई सुथराई के हालात किस तरह के थे, कि यहाँ पे सफाई बिल्कुल नहीं थी, क्लीनलीनेस बिल्कुल नहीं था, हर तरफ गंदगी फैली हुई होती थी। इनटू द नैरो तंग अनपेव्ड, अनपेव्ड कहते हैं बच्चों कच्ची गलियों को, जहाँ पे ये ईंटें वगैरह ना लगी हों। एंड पुअरली ड्रेन्ड मीन, ये जो नालियां वगैरह है ये ना बनी हो, पानी ओपनली बहता हो, इसको हम लोग कहते हैं निकासी आब वाली, खस्ता हाल निकासी आब वाली। सिटी स्ट्रीट्स, गलियां, हाउस होल्ड गार्बेज, यहाँ पे घर का कूड़ा वगैरह, एंड अदर रिफ्यूज, और बाकी जो कचरा है वो थ्रोन फेंके जाते। कहता है घरेलू कूड़ा और दूसरा जो कचरा है, कच्ची और खस्ता हाल निकासी आब वाली, मतलब जिनमें पानी ओपनली बहता हो, नालियां वगैरह ना सही से बनी हो, शहरी गलियों में फेंक दिया जाता। वो जो गलियां थी जिनमें पानी ऐसे बहता रहता था, वहां पे क्या, वो जो कच्ची थी वो, और वहां पे कूड़ा वगैरह ऐसे ही फेंक दिया जाता था। आगे देखें, एनिमल्स वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, जानवर उन गलियों में फिरते रहते। फीडिंग उपान द गार्बेज, वो जो कूड़ा वगैरह फेंका जाता उससे खुराक हासिल करते, उस गन में खुराक तलाश करते और गलियों में फिरते रहते। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, बैरूनी बैतुलखला आम थे, टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे तब घरों में। मैनी ऑफ देम वर सिचुएटेड, बहुत सारे उनमें से ऐसी जगह पे पाए जाते। जी स्टूडेंट्स, many of them were situated where human waste drained into wells from which people obtained drinking water. वो जो बैरूनी बैतुल खला थे, वो कुछ तो ऐसी जगहों पे पाए जाते जहां से वो कुएं वगैरह में चले जाते, जिसका पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि बहुत सारे बैरूनी बैतुल खला ऐसी जगह पे वाक़या होते जिससे जो एक्सक्रीशन है वो डायरेक्ट कहाँ पे जाती, कुएं वगैरह में, जहाँ पे जहाँ का पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो पुअरली ड्रेन्ड मतलब सेवरेज सिस्टम जो होता है, गार्बेज, ट्रैश, रबिश, वेस्ट, कूड़ा वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट देखें। टुडे, आजकल, आर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, हमारे जो शहर की गलियां हैं वो पक्की हैं, एंड वेल ड्रेन्ड। वेल ड्रेन्ड मतलब स्पेशली अब नालियां वगैरह बनाई जाती हैं, पानी
एक लिमिट में रह के मूव करता है, निकासी आब वाली हैं, एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, और उनको बाकायदगी से साफ किया जाता है। आज हमारे शहर की गलियां पक्की और उम्दा निकासी आब वाली हैं और इन्हें बाकायदगी से साफ किया जाता है। इट इज अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स। गलियों में कूड़ा वगैरह फेंकना खिलाफे कानून है, मतलब कानून के खिलाफ है। Sewage from all sections of a city is carried through sealed pipes. गंदा पानी sections मतलब तमाम हिस्सों से, शहर के तमाम हिस्सों से गंदा पानी बंद पाइपों में ले जाया जाता है टू डिस्पोजल प्लांट्स। ठिकाने लगाने वाली तंसीबात, यहाँ पे प्लांट्स पौधों को नहीं बोला गया बच्चों, उन जगहों को बोला गया है, उन एरियाज को बोला गया है जहाँ पे इनकी निकासी की जाती है, जहाँ पे इनको टोटली डिस्पोज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, मतलब एरिया से, पॉपुलेशन एरिया से थोड़ा सा दूर जाके वहां पे इनको फेंक दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ तक रुके, जरा मैंने आपको कुछ बताना है ग्रामर में। ग्रामर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टूडेंट्स अभी साथ साथ पार्टिसिपेंट्स ऐड हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा स्टॉप लेना पड़ता है। तो ग्रामर की तरफ मूव करें, तो ग्रामर में मैंने आज आपको बच्चों पढ़ाना है सेंटेंस क्या होता है। स्टूडेंट, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो अपना मीनिंग कवर करता है, ठीक है। फुल स्टॉप से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक पंक्चुएशन मार्क के साथ, मतलब फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर इस तरह की कोई और मार्क के साथ ये एंड होता है, लेकिन अपना मीनिंग ये क्लियर करता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि हमें पूरी सेंस देता है। जैसे कि एग्जांपल देखें, आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ, तो ये अपना मीनिंग जो है वो क्लियर कर रहा है। कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फुल स्टॉप के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। बच्चों इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जिस चीज, जो काम करने वाला हो। उर्दू में इसको हम फाइल बोलते हैं ना, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जो चीज या जो बंदा एक्शन कर रहा हो सेंटेंस में, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसको सेंटेंस में डिस्कस किया जा रहा हो, जिसके बारे में सेंटेंस हो, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट है, पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। ऐसा पर्सन जो काम कर रहा हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ वर्ब, जो वर्ब के एक्शन को कंट्रोल कर रहा हो, मतलब जो एक्शन दे रहा हो, जिसके बारे में सेंटेंस हो, जो डिस्कस किया जा रहा हो बीच में, तो सब्जेक्ट। एक वर्ड पे भी जो है वो डिपेंड होता है, वो इससे ज्यादा भी, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट एक वर्ड पे भी हो सकता है मुश्तमिल, और एक से ज्यादा वर्ड्स पे भी हो सकता है। जैसे अहमद प्लेस क्रिकेट, तो जहाँ यहाँ पे ये अहमद क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, जो कि क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ पे अहमद जस्ट एक ही वर्ड है जो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड्स पे भी मुश्तमिल होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं वन ऑफ द अस, हम में से एक। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, अब ये वाली देखें, ऊपर वाली जो लाइन है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, देखने वालों की एक बड़ी तादाद, वॉच द फुटबॉल मैच, फुटबॉल का मैच देख रही थी। तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, ये जो इतना इतना पार्ट है, ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा सब्जेक्ट है, जो कि 1 2 3 4 और 5 वर्ड्स पे डिपेंड है। तो सब्जेक्ट की आपको समझ आ गई होगी, जो एक्शन कर रहा होता है
जिसके बारे में एक्शन हो, जिसको डिस्कस किया जा रहा हो, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी तरफ है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी यूज होने वाले वर्ड्स हैं सेंटेंस में, उनको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, लेकिन देखें नीचे जो वॉच द फुटबॉल मैच, ये वाली लाइन है, ये क्या है? ये प्रेडिकेट है, जो क्या करती है? मजीद एक्सप्लेन करती है, एक्शन बताती है किसका? सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट एक्शन क्या कर रहा है सेंटेंस में? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। सब्जेक्ट के अलावा हटके बाकी सारे वर्ड्स को जो सेंटेंस में यूज होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ठीक है। जैसे अहमद प्लेज क्रिकेट, तो देखें यहाँ पे अहमद क्या है? वो जो अहमद यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, इतना इतना ये सब्जेक्ट है हमारा, और प्लेस की क्रिकेट जो है वो आगे क्या है? ये हमारा प्रेडिकेट है, प्लेस क्रिकेट, जो कि बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है या क्रिकेट खेलता है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये एक्शन को बता रहा है, तो ये क्या होगा? ये प्रेडिकेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ये देखें, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स वॉच द फुटबॉल मैच। तो ये स्पेक्टेटर्स तक क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। तो बाकी की जो लाइन है वो क्या है? प्रेडिकेट है, जो कि इसको क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है। सब्जेक्ट इज a large number of spectators and the predicate is watch the football match। तो अब आपको सेंटेंस की समझ आ गई होगी। ये फुल मीनिंग रखता है। वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो अपना मीनिंग कंप्लीट करता है, और ये दो पार्ट्स पे डिपेंड करता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। कम टू द बुक नाउ, दोबारा बुक की तरफ आए। जी स्टूडेंट्स, थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंस के तरीकों की मदद से या उनके इस्तेमाल से, इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, इस बात को वाजिया कर दिया गया है, दैट अनसैनिटरी मतलब गैर सेहत बख्श, अनहाइजीनिक, अनहेल्दी कॉज बाइस बनते हैं द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के फैलने में। तो साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से ये हमें वाजिया किया गया है कि ये जो गैर सेहत बख्श हालात है ना, ये बीमारियों की वजह बनते हैं। बीमारियां कौन कौन सी? लाइक जैसे कि टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार, कॉलरा, हैजन, डायसेंट्री, पेचिस वगैरह, पेट का खराब होना। तो ये सारी बीमारियां किससे कॉज होती हैं? इनका रीजन क्या है? गंदगी ज्यादातर। आगे देखें, टुडे आजकल मोस्ट क्या है? मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन। हुकूमतों के पास जो है सैनिटेशन, सफाई के डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे महकमे हैं, विच कीप द सिटीज क्लीन एंड देयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीज। ये जो हुकूमतों के पास सफाई सुथराई के महकमे हैं, जो शहरों को साफ सुथरा रखते हैं और इस तरह खास बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं। क्या करते हैं? स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीज, बीमारियों को रोकते हैं। अ सेंचुरी अगो, एक सदी पहले, इट वॉज कॉमन, ये बहुत आम था, प्रैक्टिस, रिवाज, इन मैनी सिटीज, बहुत सारे शहरों में, टू ब्रिंग वाटर। अब देखें, अक्सर सेंटेंसेस के स्टार्ट में फ्रेजेस या क्लॉज भी यूज होते हैं। ठीक है, ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के अलावा मेन पार्ट्स दो ही होते हैं। अब यहाँ पे देखें, अ सेंचुरी अगो, ये क्या है बच्चों? अ सेंचुरी अगो ये फ्रेज है। इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस इन मैनी सिटीज, इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस, या आगे क्लॉज का यूज हुआ है। मैनी सिटीज हमारा जो है वो सब्जेक्ट है। टू ब्रिंग वाटर, आगे ये टू से लेके, टू ब्रिंग से लेके आगे हाउस होल्ड यूज तक क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। पहले अ सेंचुरी अगो, ये क्या यूज हुई है? ये फ्रेज हुई है यूज। फ्रेज वो होती है जो अपना मीनिंग इनकम्प्लीट रखती है, पूरा नहीं देती। क्लॉज सेंटेंस के एक पार्ट को जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा होता है, उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस, तो ये क्या था? ये क्लॉज है। आगे इन मैनी सिटीज, सिटीज जो है वो हमारे सब्जेक्ट हैं, जिनमें काम हो रहा होता है सारा, जिनको डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है,
तो water had to be carried a considerable distance from the well on the home. तो एक considerable का मतलब होता है काफी ज्यादा. Demonstrate mean रिवील करना, एक्सप्लेन करना. अनसैनिटरी, अनहाइजेनिक, अनहेल्दी कंडीशंस मतलब एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स. तो काफी ज्यादा कुएं से घर तक पानी एक खास से फासले से उठाकर लाना पड़ता था. इट वाज देयरफॉर यूज्ड वेरी स्पेरिंगली फॉर बाथिंग. स्पेरिंगली का मतलब होता है किफायतशारी से यूज करना, पानी को बहुत ही कम यूज करना. केयरफुली, कॉशियसली होके. ताहा इकबाल. बच्चे जिनको आवाज नहीं हो रही उनके आ रही उनके नेट में इशू हो सकता है, सो वो अपनी पोजीशन चेंज करके चेक कर लिया करें. अच्छा, इट वाज बिफोर यूज्ड वेरी स्पेरिंगली फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पस. तो क्या होता था कि बड़े ही किफायतशारी से इस्तेमाल किया जाता था. किसके लिए? नहाने और सफाई के मकासद के लिए ये बहुत किफायतशारी से इस्तेमाल किया जाता था. मतलब पानी इतनी दूर से लाया जाता था, तो फिर नहाने के लिए और घर की सफाई वगैरह के लिए बड़ा ही थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज किया जाता था, जिससे कंप्लीट क्या होता था, सफाई नहीं होती थी, क्लीनलीनेस नहीं होती थी, ना घर की ना चीजों वगैरह की. फिर ऑफन इट केम फ्रॉम सोर्स दैट कंटेंट डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स. फिर क्या हुआ, अक्सर ये ऐसे जराए से मिलता जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम के हामिल होते. अक्सर पानी ऐसी जगहों से मिलता जहां पे पानी गंदा होता था, पीने के काबिल भी नहीं होता था, नहाने के काबिल भी नहीं होता था, तो फिर भी वो यूज किया जाता. ठीक है. बच्चों अब इतना पढ़ के दोबारा से आप लोग ग्रामर की तरफ आओ. अब लोग हम देखते हैं नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है हमने. नेक्स्ट हम प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिस्कस करते हैं. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं, मैंने आपको ये बताना है. बच्चे, सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है ये ऐसे होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगल है तो आगे जो है आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सिंगल. सब्जेक्ट आपका सिंगल है तो वर्ब की डेफिनेटली फॉर्म सिंगल होनी चाहिए. आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा जो है वो सब्जेक्ट्स है आपके सेंटेंस में, तो देयर मस्ट बी फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, प्लूरल. वहां पे मस्ट होनी चाहिए फॉर्म भी वर्ब की प्लूरल होनी चाहिए. जैसे एग्जांपल देखिए, द वुमन इज ईटिंग एप्पल. तो वुमन यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है हमारा, तो इज जो आगे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है कौन सा है, सिंगल के लिए. इज सिंगल के साथ लगता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. तो वेमन है मतलब प्लूरल है तो आगे आर लगेगा, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है. तो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, सिंगल वाली. ठीक है. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल वाली फॉर्म में आ जाएगा. इज द क्लियर नाउ? अब कुछ एक्सरसाइज है, मैं आपको अनम्यूट करने लगी हूँ. कुछ बच्चे अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, आपने क्या करना है वो सोल्व करवानी है, मुझे बताना है उनके बारे में. अपने माइक्स ऑन करो और पहली जो है वो एग्जांपल देखो. माय डॉग्स ऑलवेज. डॉग्स सब्जेक्ट प्लूरल है कि सिंगल? प्लूरल. ठीक है. तो डॉग्स है तो यहाँ पे आगे ग्राउल आएगा कि ग्राउल्स? ग्राउंड्स. ग्राउल्स नहीं आएगा, ग्राउल आएगा. ग्रो. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है वो प्लूरल है, तो हम प्लूरल की फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं. नेक्स्ट देखे बास्केटबॉल्स. तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है सिंगल? प्लूरल. तो इसके साथ क्या आएगा, रोल आएगा कि रोल्स आएगा? रोल आएगा. नेक्स्ट देखें, आई डू नॉट अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड्स द असाइनमेंट. आई डू नॉट के अंडरस्टैंड. वेरी गुड. अंडरस्टैंड. जहाँ पे हम आई का यूज करते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं. दीज क्लॉथ्स वॉज आएगा कि वर आएगा, टू स्मॉल फॉर मी? वर आएगा क्योंकि ये भी प्लूरल फॉर्म में है. पीटर डजंट डू नॉट लाइक वेजिटेबल. सब्जेक्ट सिंगल है कि प्लूरल? सिंगल.
तो साथ में क्या आएगा? Does not. Doesn't. Very good. A theory of physics ascertain या ascertains that a body in motion stay in motion. Ascertains. A theory of physics यहाँ पे सिंगल है कि प्लूरल? Single. ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक से ज्यादा वर्ड्स पे डिपेंड है, लेकिन क्या है, सिंगल है। तो यहाँ पे असर्टेन आएगा कि असर्टेन्स आएगा? Ascertains. वेरी गुड। तो आगे स्टेज आएगा कि स्टे आएगा? Stays. स्टेज ही आएगा। Stays. गुड। तो बच्चे यहाँ पे देखें, फिजिक्स के बाद जो है बाकी जो लाइन है ये हमारा प्रेडिकेट है ना। A theory of physics ये हमारा सब्जेक्ट है, आगे हमारा प्रेडिकेट है। अब देखें आगे। A virus in all the companies computer is are a real threat of security. तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है कि प्लूरल? और ये भी मुझे बताओ कि Single. सब्जेक्ट Single है, is आएगा। जी ठीक A virus is. ठीक होगा, वेरी गुड। तो इस आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, द कॉजेस ऑफ दिस प्रिवेलेंट डिजीज, बैड डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो कॉजेस है तो ये प्लूरल है कि सिंगल? और आएगा प्लूरल। प्लूरल है, ठीक होगा। नेक्स्ट देखो, द कोच एंड चेयर आई गॉट एट द स्टोर लुक्स रियली नाइस इन हियर। द कोच एंड चेयर, सब्जेक्ट नोट करें पहले। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है कि सिंगल? प्लूरल। ठीक हो गया। दो चीजें डिस्कस हुई है ना, कोच एंड चेयर। तो यहाँ पे लुक आएगा कि लुक्स? लुक आएगा। द मेंबर्स ऑफ द चॉयर वर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। चॉयर कहते हैं वो म्यूजिक को। प्लूरल। दैट्स गुड। शुगर एंड फ्लोर नीडेड फॉर दिस रेसिपी। और आर आएगा। गुड। Pepperoni and cheese great on a pizza. और प्लूरल को डिस्कस किया गया है ना, वेरी गुड। The creator and producer are arriving soon. और क्योंकि यहाँ पे भी प्लूरल है। My mom or dad coming to play. My mom or dad. तो यहाँ पे और का यूज हुआ है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि दोनों में से एक चॉइस दे रहा है। Yes. Neither grey nor white are my favorite color. यहाँ पे क्या आएगा? Is आएगा। रीजन क्या है? दोनों, क्योंकि नॉर वाइट। because नॉर आए। नॉर वाइट। ठीक हो गया, वेरी गुड। फिर उसके बाद either my sister or grandpa going to the park. Is आएगा। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब आओ अपनी बुक की तरफ। मैम एक दफा दिखा दे, स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीन दिखा दो जी बच्चे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ले, देख ले। मैम हो गया। जी बच्चे, तो साथ में अब बुक की तरफ चले। कहाँ से छोड़ा है हमने ये? हमने यहाँ से अब कैरी करना है टाउन्स एंड सिटीज। टाउन्स एंड सिटीज, आज कस्बे और शहर टुडे आज है वाटर सिस्टम्स, निजाम रखते हैं पानी का, दैट यूजुअली जो कि आमतौर पर प्रोवाइड फ्राहम करते हैं वाटर पानी इनफ फॉर हाउस होल्ड यूज, जो घर के इस्तेमाल के लिए काफी होता है। आज कस्बे और शहर पानी के निजाम रखते हैं जो कि आमतौर पर घरेलू इस्तेमाल के लिए काफी पानी रखते हैं या फ्राहम करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, मुश्किलात में से एक जो मुश्किल थी या है, इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज हैज बीन टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर। बढ़ते हुए शहरों की आबादी की कई जरूरियात को पूरा करने के लिए अब क्या किया जाता है? पानी, प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो कहता है शहरों की तरक्की के अहम तरीन जो मसले हैं उनमें से एक मसला ये भी है कि बढ़ती हुई आबादी की कई जरूरियात को पूरा करने के लिए अब तो काफी पानी जो है वो फ्राहम किया जाता है। लॉस एंजलिस, a state of America, has solved the problem by bringing water
टू द सिटी फ्रॉम द कैलोराडो रिवर। लॉस एंजलिस एक स्टेट है ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे हाउस होल्ड यूज के लिए कोलोराडो एक रिवर का नेम है बच्चों, दरिया का नेम है, तो वहां से पानी लाया जाता है। ठीक है, 544 किलोमीटर अवे, जो कि 544 किलोमीटर दूर है सिटी से, टाउन से, या उस स्टेट से, लॉस एंजलिस से, क्या वो रिवर कोलोराडो, तो वहां से पानी लाया जाता है। कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, पाइपलाइन मतलब जमीन के अंदर पाइप्स फिट करके उनसे पानी लाया जाता है। और एक्विडक्ट, एक्विडक्ट आबरेज करना, मतलब जैसे नहरें वगैरह होती हैं, कैनल, इनलैंड वाटरवे। A dozen million liters of water are delivered to the district Delhi। कहता है कि एक पाइपलाइन या एक आबरेज, आबरेज हम नहर वगैरह को कह सकते हैं, उनके जरिए रोजाना 1000 मिलियन गैलन पानी जिला को फ्राहम किया जाता है। दिस इज अ रिमार्केबल एडवांस फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर। घरों को बाल्टी के निजाम से पानी की फ्राहमी के मुकाबले में ये एक अजीम पेशरफ्त है। यहाँ तक हम पढ़ेंगे, पेशरफ्त है। तो आगे देखें, एक्विडक्ट, कैनल, इनलैंड वाटरवे को बोलते हैं डिलीवर करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, हैंड ओवर करना। रिमार्केबल, सिग्निफिकेंट, नोटेबल, एडवांस मतलब डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। तो नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रामर की तरफ, आगे देखें, टाइम अब हमारे पास शॉर्ट है। हाँ, हमने प्रेपोजिशन का यूज देखना है बच्चों। प्रेपोजिशन का मैं आपको यहाँ पे सरसरी तौर पे बताऊंगी कि क्या होती हैं। इसके अलावा आज हमारी तरफ से, पैराडाइज की कॉलेज की तरफ से आपको प्रेपोजिशन का एक पूरा चार्ट मिल जाएगा, जिसको आपने समझना है, देखना है और डेली तैयार भी करना है थोड़ा बहुत, कि प्रेपोजिशन कहाँ पे कैसे यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो बहुत सारा डिस्कस करना टाइम की वजह से पॉसिबल नहीं था, तो मैंने चार्ट बना के आप लोगों को जो है हम लोग आपको सेंड कर देंगे। कि क्या करती हैं ये, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन कायम करती हैं, किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, तो बिल्ली कहाँ पे है, टेबल के नीचे है, तो बिल्ली का रिलेशन कर रही है यहाँ पे ये शो किसके साथ, टेबल के साथ। किसके साथ, टेबल के साथ। वाटर इज इन द जग, तो वाटर कहाँ पे है, जग में, तो वाटर का ये जो रिलेशन है वो जग के साथ शो करेगी। The noun or pronoun that is connected by the preposition is known as the object of the preposition। ऐसी preposition जो किसी subject या किसी noun के साथ जुड़ी हूँ, उनको हम लोग क्या कहते हैं, object of preposition। जैसे of, ground, इस तरह से। आगे हम इनका यूज भी देखते हैं। preposition can be divided into 8 categories। इनकी 8 categories हैं जिनमें इनको डिवाइड किया गया है, वो सारी मैं स्क्रीन पे प्ले कर रही हूँ। ठीक है, टाइम की है, टाइम जहाँ पे मेंशन किया जाता है आफ्टर, बिफोर, पास्ट, सिंस। प्लेस जहाँ पे मेंशन की गई हो, नियर, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, इनका यूज आपको चार्ट में मिलेगा। ठीक है, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अबव, ओवर, इस तरह से। डायरेक्शन, मूवमेंट बताती हैं ये, तो वहां पे कौन सी यूज होती है, टू, फ्रॉम, ओवर, अंडर, लॉन्ग, अराउंड। आपके सामने पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो प्ले की है। अक्रॉस, थ्रू, इनटू, आउट ऑफ, टुवर्ड्स। एजेंसी, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होगा कि एजेंसी प्रेपोजिशन मतलब क्या मतलब है यहाँ पे। तो बच्चे, एजेंसी, एजेंट प्रेपोजिशन ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं जो सेंटेंस में एक्शन का कॉज हो, उसको एक्शन के साथ जोड़ती है, मतलब एक्शन करने वाले को एक्शन के साथ जोड़ती है। जैसे मैं कहती हूँ, दिस बुक इज रिटन बाय जॉन कीट्स, तो ये किताब किसने लिखी, जॉन कीट्स ने। तो अब मैं किताब का लिंक किसके साथ बना रही हूँ, बाय का यूज करके किसके साथ बना रही हूँ, जॉन कीट के साथ। ठीक है, तो इसी तरह विद भी इसके साथ यूज होता है कि दिस बुक रिलेट्स विद जॉन कीट्स, ये बुक रिलेट करती है किसके साथ, जॉन कीट्स के साथ। उसके साथ क्या है, मुंसलिक है, मतलब ये उसकी लिखी हुई है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्शन को या अपने सब्जेक्ट को, वो कॉज जो उस सब्जेक्ट का कॉज बनता है, एक्शन का कॉज बनता है, उसके साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, जब हम जहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र करते हैं तो वहाँ पे बाय, विद और ऑन का जिक्र करते हैं। रीजन और पर्पस, जहाँ पे हम किसी चीज का रीजन बताते हैं तो वहां पे फार, थ्रो, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, फ्रॉम का यूज करते हैं। ये साथ साथ आगे जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे वहां पे जो जो यूज होगी वो भी मैं आपको अंडरलाइन करवाती जाऊंगी। फर्दर आप लोग चार्ट में इसको ज्यादा क्लियरली देख लेना। कनेक्शन ऑफ, टू, विद, और बेहतर यह है कि आप लोग चार्ट को क्या कर लें, प्रिंट करवा लें, ताकि जब हम डेली पढ़ें तो वो साथ आपके चार्ट आपके पास हो, तो हम वहां से देख देख के थोड़ी बहुत प्रेपोजिशंस डेली जो है वो डिस्कस करें। इसके अलावा प्रेपोजिशंस की एक स्लाइड भी आपको मैं सेंड कर दूंगी। ओरिजिन, कोई एरिया वगैरह बताना हो, जैसे फ्रॉम लाहौर, ऑफ लाहौर, लाहौर का है या लाहौर से है, तो इस तरह से रीजन बताती है।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके ये इडियम्स है बच्चों, ये आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा एक्टिविटी की आपको एक स्लाइड भी सेंड कर दी जाएगी। लास्ट लेक्चर में ग्रामर थोड़ी थी, इसलिए सिर्फ 5-6 एक्टिविटी के काम है जो आपने सोल्व करने हैं। इसके अलावा इडियम्स अब डेली आप 5 के 5 करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में आपको 10 करने पड़ेंगे। वजह ये है कि कल के आपके 5 रह गए थे, तो वो भी मैंने आज में ऐड कर लिए, कल टाइम ओवर हो गया था। अब हेड ऑफ रोजेस, इडियम क्या होता है बच्चों? इडियम एक ऐसी फ्रेज होती है जो एक से ज्यादा वर्ड्स पे एक तो डिपेंड करती है, दूसरे नंबर पे ये मीनिंग देती है कैसा, ये पहेलियों के जैसा, ठीक है, हिडन मीनिंग देती है। ये इसमें क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। तो अ बेड ऑफ रोजेस एक बहुत आरामदायक चीज, इसका मतलब ये नहीं बेड पड़ा है उस पे फूल लगे हैं, ये इडियोमेटिक मीनिंग देती है, अपने अंदर एक हिडन मीनिंग रखती है। इसका मतलब है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, आरामदायक चीज। अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों की सेज मतलब बुरी चीज। लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स, जिंदगी कांटों की सेज है, मतलब तरह तरह के स्टेजेस में तरह तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही उनका नेट का इशू है, और डोंट वरी आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो अ बी इन द कैप बनेट, हर वक्त एक ही बात करना। He has a bee in his cap bonnet of becoming rich overnight. कैप की जगह पे आप लोग यहाँ पे बनेट भी यूज कर सकते हैं, ये भी कैप की ही एक टाइप है। तो वो सारी रात सिर्फ अमीर होने की बातें करता रहता है। साथ में आपको अनम्यूट भी कर रही हूँ मैं, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी साथ ही पूछ लें मुझसे जी बच्चे। तो अब ब्लू स्टॉकिंग मतलब अदीब औरत, बानो कुर्सी इज अ ब्लू स्टॉकिंग लेडी, तो एक अदीब औरत है या थी अब तो। अब ब्लैक शीप, कीप ब्लैक शीप एट आर्म्स लेंथ, काली भेड़, निकम्मा। कीप ब्लैक शीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब है निकम्मा होना, या खुद को कोई निकम्मा दोस्त रखना जो है ना, वो क्या है, नुकसान का बायस है। नेक्स्ट देखते हैं। अदीब औरत, अदीब अदीब, औरत क्या मतलब? अदब बच्चे, लिखने वाली राइटर जिसको हम कहते हैं अदीब, हमारे अदीब होते हैं, शायर होते हैं। अदीब जो अदब लिखते हैं, लिटरेचर राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो जी नेक्स्ट इडियम्स देखें। अ ब्रोकन रीड, बीवियर ऑफ हिम, ही इज अ ब्रोकन रीड, गैर यकीनी आसरा, मतलब यहाँ पे असरा, ये जो ब्रोकन रीड का मतलब होता है जिसपे बिलीव न किया जा सके, जो आपके राज को शेयर कर सकता हो आगे भी। अ बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई की वजह बनना। कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। किसी को क्वेश्चन है इसके रिलेटेड लेक्चर के, तो वो भी अभी अभी पूछ लो। अ बॉजम फ्रेंड, बॉजम फ्रेंड अच्छा दोस्त। अली इज माई बॉजम फ्रेंड, जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, बड़ी देर से हो। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मुसीबत, द डेथ ऑफ हिज सन वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम। नागहानी आफत मतलब पहाड़ टूट पड़ना, जिस तरह से उसके बेटे की वो जो है वो उसके लिए क्या थी, एक नागहानी आफत थी। अ बर्ड ऑफ पैसेज, आवारा गर्द, बीइंग अ बर्ड ऑफ पैसेज अली हैज नो परमानेंट होम। एक आवारा गर्द होने की वजह से अली का कोई घर नहीं है, कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। तो ये आपके 10 इडियम्स थे जो आपने तैयार करने हैं। मैं कल आपसे इनके बारे में पूछ सकती हूँ, और चार्ट और एक्टिविटी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। इसके अलावा फर्दर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन टेल मी अबाउट दिस। सो हैव यू एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? मैडम जी इडियम है तो आ गया। सनशाइन पे बच्चों आपके ग्रामेटिकल पार्ट में इडियम्स आपको मिल जाएंगे वहां पे, आपके सनशाइन पे। और पॉइंट टू बी नोटेड दैट आपने कंप्रीहेंसिव लेनी है, मैंने आपको कंसाइज से नहीं पढ़ाना। और जिस बच्चे के पास कंसाइज हुई ना, तो आपको पता है कॉलेज में मैं वो क्लास से बाहर निकलवा देती हूँ। आपने कंप्रीहेंसिव लेनी है, ठीक है। मैडम कॉम्प्रिहेंसिव है तो वो ये मिल नहीं रहे। मिल जाएंगे आपको, आप कंटेंट्स में जाके देखिए, वहां पे होगा लिखा हुआ इडियम्स कहाँ पे है।